सो हे गाइस, टेल्स ऑफ वर्टिंग गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू और अमेजिंग एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दो हमारे चिन्मू के लिए। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा जैसे ही 1 के कमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहाँ पर हमने ये देखा था कि अब चिन्मू फाइनली आ चुका होता है फेईची की ग्रैंड मदर का इलाज करने के लिए, जिनको मदर क्वीन कहा जाता है, और उनकी बॉडी इन्फेक्ट होती है 1000 मैकेनिज्म पॉइजन से, जिनका इलाज चिन्मू करने वाला है। और उसने मांग की होती है कुछ खास चीजों के, जिसके साथ में ही ये एपिसोड शुरू हो जाता है और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है जंगल को। और यहाँ पर हम लोग कुछ स्पिरिचुअल पावर वाले ड्रैगन टोड्स को देख पाते हैं, जो कि जंगल में रहते हैं और बहुत ही ज्यादा इम्यून होते हैं किसी भी पॉइजन के लिए। इनकी बॉडी में ये पावर होती है कि वो कितने भी ज्यादा पावरफुल पॉइजन को पचा सकते हैं, जिनकी संख्या जंगल में हजार में होती है। और इन्हीं को पकड़ने के लिए आए होते हैं काफी सारे सिपाही, क्योंकि चिन्मू ने ये ऑर्डर दिया था कि उसको जरूरत पड़ने वाली है इन ड्रैगन टोड्स की। तो ये सिपाही तुरंत के तुरंत ही उनको पकड़ के बॉक्सेस के अंदर बंद करके ले जाने लगते हैं, जिनको बड़ी भारी संख्या में यहाँ से ले जाना था, क्योंकि चिन्मू ने ऑर्डर दिया था कि उसे जरूरत है 1023 टोड्स की, जिससे कि उनको यहाँ से भर भर के ले जाया जा रहा था। और साथ ही साथ चिन्मू ने कुछ खास तरीके की लकड़ियों की भी डिमांड की थी, जिनको उपलब्ध करा दिया जा रहा था। और इनकी भी संख्या होने वाली होती है 1023, जिस काम में वो सेवक तेजी के साथ में लगे हुए थे, क्योंकि अगर कोई भी देरी करेगा तो वो सीधा जान से जाएगा। और साथ ही साथ चिन्मू भी बैठा हुआ अपनी पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने में लगा हुआ था। और वो असल में एक फॉर्मेशन बना रहा था, जिसकी वजह से वो एक मेडिसिन को तैयार कर सके ताकि ग्रैंड माँ का इलाज किया जा सके। इसी वजह से वो सबसे पहले एक फॉर्मेशन को लिख कर बनाता है और ये कहने लग जाता है प्रिंसेस से कि आप जल्दी से जाकर ये फॉर्मेशन दे दीजिए उन सभी के सभी 1023 मेड्स को, ताकि इसकी मदद से एक ऐसे फॉर्मेशन को बनाया जा सके जिससे कि मैं इलाज को ढूंढ कर निकाल सकूं। लेकिन ये बात सुनकर प्रिंसेस खुद भी ये सोचने लग जाती है कि आखिर ये हर्डिंग बॉय क्या करना चाहता है। ये लड़कियों को यहाँ से वहाँ करके आखिर क्या ही कर लेगा, इसकी प्लानिंग क्या है। और जैसा कि चिन्मू ने दिखाया था, वो सभी के सभी लड़कियां सीख चुकी होती हैं और अब वो आ जाता है पहले से बाहर, जहाँ पर चिन्मू के कहे मुताबिक 1023 गर्ल्स मौजूद होती हैं। और उन लोगों के हाथों में एक एक लकड़ी का बोर्ड भी मौजूद था, जो कि एक साइड से व्हाइट होता है तो दूसरी साइड से ब्लैक था। वो लड़कियां तुरंत की तुरंत ही उस हिस्से को उठाकर ब्लैक साइड को कर लेती हैं चिन्मू की तरफ, जैसा कि उसने कहा था। जिसके बारे में अब चिन्मू ये बताने लग जाता है कि तुम लोगों के हाथों में ये जो वुडन टेबल है वो प्रेजेंट करता है यिन एनर्जी को, और जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो प्रेजेंट करता है यांग को। इसीलिए अब सभी के सभी लड़कियां मेरे कमांड को फॉलो करेंगी और मेरे हिसाब से चलेंगे। पहली वाली जो लाइन है वो सभी के सभी लड़कियां अपने आप को यांग में बदल लो, जिसकी वजह से वो लड़कियां तुरंत ही उस वुडन टेबल को व्हाइट हिस्से को सामने कर लेती है। चिन्मू तुरंत ही अगले वाले कॉलम को ऑर्डर देता है कि तुम लोगों को अब यिन एनर्जी को सामने लाना है, जिससे कि सेकंड रो वाली लड़कियां ब्लैक साइड को सामने कर लेती है। और अब जो तीसरी वाली लाइन होती है, उन लोगों को चिन्मू ये कहते जा रहा था कि पहले यांग होगा, फिर यिन होगा, फिर यांग होगा, फिर यांग होगा। और चौथे वाले हिस्से को भी वो इसी तरीके से ही आगे बढ़ाते जा रहा था। जिन सभी को ये करते हुए देखकर प्रिंसेस ये कहने लग जाती है कि हाँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा इस पैटर्न को समझ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जितनी भी लड़कियां खड़ी हैं वो असल में रिप्रेजेंट कर रही हैं 1000 मैकेनिज्म पॉइजन को। और चिन्मू यहाँ पर जिस तरीके से इन लोगों को ऑर्डर दे रहा था, वो सभी के सभी वो तरीके हैं जिनको ग्रैंड मदर ऑलरेडी ले चुकी है, यानी कि वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है इसको शुरुआत से। और जैसे जैसे करके वो पोजीशन को बदल रहा है, मतलब ये है कि वो मेडिसिन को बदल रहा है, क्योंकि सभी मेडिसिन के अंदर या तो यिन एनर्जी होती है या फिर यांग एनर्जी होती है। और जैसे जैसे करके वो कैलकुलेशन करते हुए चेंज करता जाएगा, उसे ये भी पता चल जाएगा कि कब ठीक होना है। जो नजारा देख के वहाँ पर खड़े हुए एक सीनियर डॉक्टर भी ये कहने लग जाते हैं कि ये बच्चा मेडिसिनल प्रिंसिपल्स को समझने के लिए यूज कर रहा है न्यूमरोलॉजी को। ये चीज वाकई में देखने में जितनी ज्यादा इनक्रेडिबल होती है, एक्चुअल में उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। चिन्मू अपने कैलकुलेशन को समझते हुए अब तुरंत ही ये कहने लग जाता है कि पहला वाला जो कॉलम है वो तीसरे वाले की जगह पे पहुंच जाओ और अपनी अपनी पोजीशन को ले लो, जिससे कि वो लड़कियां अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाती हैं। और चिन्मू उनको इसका मतलब भी समझाने लगता है कि कब कौन सी पोजीशन यिन आएगी और कब कौन सी पोजीशन यांग बन जाएगी। और इसी तरीके से वो लगातार अपनी कैलकुलेशन करते जा रहा था और उन लड़कियों की पोजीशन को चेंज करते हुए जा रहा था। जो नजारा देखकर प्रिंसेस ये कहने लगती है कि आखिर चिन्मू इनको लगातार चेंज क्यों कर रहा है। वो अपने मन में ये कहने लगती है कि क्या चिन्मू पॉइजन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है बॉडी के अंदर। लेकिन ये बात सुनकर वो डॉक्टर कहने लग जाते हैं कि प्रिंसेस बैलेंस करना इतना
इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि पॉइजन को बैलेंस करते हुए उसको सबसे पहले ढूंढ कर निकालना होगा सेंट्रल पॉइजन को, और ये सेंट्रल पॉइजन ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा मामला गड़बड़ हुआ था। इसी वजह से चिन्मू को करीबन 1022 बार पॉइजन को चेंज करना होगा, और ये कैलकुलेशन इतनी भी आसान नहीं होती जितना कि कहने में लग रहा था। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सारा का सारा नजारा एक गेम की तरह है, जिसके लिए लगातार ही पोजीशन को चेंज किया जा रहा है, लेकिन जो सेंट्रल पॉइजन है उसको एकदम सेंटर में पहुंचाना होगा ताकि उसे कमजोर किया जा सके। लेकिन अगर वो ऐसा ना कर सका तो लाइफ एनर्जी ही कमजोर हो जाएगी, और लाइफ एनर्जी के कमजोर होने की वजह से चिन्मू फेल हो जाएगा और ग्रैंड माँ की मौत भी हो सकती है। जो बात सुनकर प्रिंसेस को भी डर लगने लगता है कि क्या वाकई में चिन्मू ऐसा कर भी पाएगा, क्योंकि वो तो अभी भी बिना रुके अपने कैलकुलेशन में लगा हुआ था और पोजीशन को चेंज करते जा रहा था। यहाँ तक कि अब तो चिन्मू ने एक एक लड़की को भी उनकी पोजीशन चेंज करना शुरू कर दिया था, यानी कि अब वो कॉलम के हिसाब से नहीं बल्कि लड़की के हिसाब से जगह को चेंज कर रहा है। और वाकई में ये सब कुछ करने में एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील हो रही थी चिन्मू को, क्योंकि वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर बैठा हुआ ये सारे के सारे कैलकुलेशन कर रहा था और ये देख रहा था कि क्या करने पर ये सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी भी उसको सेंट्रल पॉइजन ढूंढने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद अब वो फाइनली एक ऐसी पोजीशन को बना लेता है जिसकी मदद से बनाया जा सकता है मेडिसिन को। जो नजारा देखकर प्रिंसेस भी कहने लगते हैं कि आखिरकार चिन्मू तो सफल हो ही गया। और ये नजारा देखकर वो डॉक्टर और उनके साथ वाले डॉक्टर भी एकदम ही शॉक हो गए थे। वो कहने लगते हैं कि इस लड़के ने 1022 टाइप के पोजीशन का इलाज ढूंढ के निकाल लिया, और ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसकी वजह से येन और यांग दोनों का ही बैलेंस बन चुका था। और ये बैलेंस इतना ज्यादा गजब का होता है कि वो पॉइजन अपने आप ही बॉडी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जब येन और यांग दोनों ही बराबर होंगे तो पॉइजन को तो बाहर निकलना ही होगा। और वाकई में चिन्मू की ये समझदारी देखने लायक होती है कि उसने कितनी मेहनत करके आखिरकार हल ढूंढ ही निकाला। इसीलिए वो डॉक्टर भी चिन्मू की तारीफ करते हुए यह कहने लगते हैं कि मानना पड़ेगा इस बच्चे को जिसने इतनी बड़ी खोज करके निकाली है। जो कैलकुलेशन होने के बाद अब आखिरकार अब वो बनाता है एक प्रिस्क्रिप्शन को, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से उसे कौन कौन सी मेडिसिन की जरूरत पड़ने वाली है, ताकि वो उनको रिफाइन करके एक बीड को बना सके जो कि इलाज करने में सफल होगा। सीनियर डॉक्टर के साथ वाले डॉक्टर कहते हैं कि सच में डिवाइन डॉक्टर आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, आपका जो तरीका है आज तक मैंने ऐसा कभी भी देखा नहीं है। वो सीनियर डॉक्टर भी ये कहने लगते हैं कि मैं मेडिसिन फील्ड में 100 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक ना तो इस तरीके की टेक्निक को देखा था और ना ही कभी इस तरीके की टेक्निक के बारे में सुना था। और आज आपको लिटिल डिवाइन डॉक्टर देखकर मेरे तो भाग्य ही खुल गए, क्योंकि आपकी जो मेडिकल स्किल्स हैं वो इतनी ज्यादा कमाल की है जैसी मैंने कभी भी देखी नहीं थी। और अब मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि मेडिकल फील्ड की कोई भी लिमिट्स नहीं है, और फिजिशियन शॉ की मौत आपके हाथों में होना ये तो उसका सौभाग्य था। अगर हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो तो हम तो खुशी खुशी मरना चाहेंगे। जिसके तुरंत ही बाद अब चिन्मू के सामने जो मेडिसिन रखी हुई थी वो तुरंत ही उनको रिफाइन करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था, और इनको भी मिलाना उसी पैटर्न से होगा जो पैटर्न उसने बनाया है, जिससे कि वो तुरंत ही पूरी समझदारी के साथ में बड़ी स्पीड के साथ में उनको मिलाना शुरू कर देता है। नजारा भी देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था, और वो मदर क्वीन भी ये नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। ये डिवाइन डॉक्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, और चिन्मू को देखकर उन्हें किसी की याद भी आ रही थी, क्योंकि वो इसी प्रकार के एक और डिवाइन डॉक्टर से मिल चुके थे। जहाँ पर अब चिन्मू फाइनली अपनी आखिरी प्रोसेस को करने वाला था। जो नजारा देखकर प्रिंसेस ये कहने लग जाती है कि क्या तुम वाकई में बिना किसी फर्नेस के मेडिसिन को रिफाइन कर सकते हो। सीनियर डॉक्टर भी कहते हैं कि आपके तो हाथों में ही फर्नेस की फायर मौजूद है, लेकिन चिन्मू यहाँ पर केवल फायर को नहीं बल्कि वाटर एंड फायर की पावर को यूज कर रहा था, जिसकी मदद से चिन्मू जो भी मेडिसिन बनाता है वो आसानी के साथ में रिफाइन हो जाती है और वो एकदम प्योर होती है। उनके अंदर 1% भी इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती। वो सीनियर डॉक्टर कहते हैं कि ये बच्चा जिस टेक्निक को यूज कर रहा है उसको कहा जाता है ड्रैगन एंड टाइगर टेक्निक, और ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि आज से 200 साल पहले लॉस्ट हो चुकी थी। इस बच्चे के पास में ये टेक्निक होना ये तो गजब की बात है, जिसकी मदद से चिन्मू ने आखिरकार उस मेडिसिन को बना ही लिया था। जो नजारा देखकर वो जूनियर डॉक्टर से कहने लगते हैं कि हमने आज तक इतनी ज्यादा लेजेंडरी टेक्निक को देखा नहीं था। एक तो ये भी कहने लग जाता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि इस लड़के ने अपने हाथों से मेडिसिन को रिफाइन कर दिया, जिसके लिए करीबन हजारों डिग्री सेल्सियस के तापमान की जरूरत पड़ती है। उस पिल को अपने हाथों में लेकर चिन्मू कहने लगता है कि क्या तुम लोग ये टेक्निक को सीखना चाहते हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ। जो बात सुनते ही वो सारे के सारे डॉक्टर चिन्मू के सामने आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि लिटिल डिवाइन डॉक्टर आप
आपकी मेहरबानी होगी। अगर आप हमें ये टेक्निक सिखा दोगे। तो जिन को ऐसा करते हुए देखकर जिन्मू कहने लगता है कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि उसके फार्मासिस्ट ग्रैंडपा ने तो उससे ये कहा था कि ये केवल छोटी मोटी मेडिकल स्किल्स ही है और मेडिकल स्किल्स में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें बेसिक वाले मेडिकल प्रिंसिपल्स को आना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जिन्मू कहता है कि ये स्किल्स इतनी भी अमेजिंग नहीं है जितना कि ये लोग सोच रहे हैं। जो बात तो केवल वही डॉक्टर्स जानते थे कि चिन्मू कितना ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद फाइनली मेडिसिन को ले जाया जाता है ग्रैंडमदर के पास में और चिन्मू कहने लगता है कि अगर आप ये पिल को खा लोगे तो ये आपकी बॉडी से 1000 मैकेनिज्म पॉइजन को बाहर निकाल फेंकेगा, जिससे कि मदर क्वीन तुरंत ही उस मेडिसिन को खा लेती है। और चिन्मू कहता है कि आपकी बॉडी से जो कुछ भी निकलेगा वो सब कुछ वो ड्रैगन टोड्स खा जाएंगे जिनको हम लोग यहाँ पर पकड़ कर लाए थे। उस पिल को खाने के तुरंत ही बाद अब मदर क्वीन तुरंत ही लेट जाती है क्योंकि अब असली प्रोसेस शुरू होने वाली थी। कुछ सेकंड्स तक सब कुछ एकदम ही नॉर्मल रहता है, किसी को कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ अजीब सा होगा। लेकिन अब थोड़े ही टाइम बाद यहाँ का नजारा बदलने लगता है क्योंकि ग्रैंड मदर की बॉडी से बाहर निकलने लगती है ये एनर्जी, वो डार्क पावर्स जो कि उनकी बॉडी में भरी पड़ी थी। इतने सारे पॉइजन जो कि उनकी बॉडी को तड़पा रहे थे, लेकिन चिन्मू जानता था कि वो थोड़े समय बाद ठीक हो जाएंगे। इसके बाद अब काफी खतरनाक तरीके से उनकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलने लग जाती है डार्क एनर्जी। जो नजारा देखकर तो प्रिंसेस डरने लगती है कि कहीं उसकी ग्रैंड मदर को कुछ ना हो जाए। लेकिन अब धीरे धीरे करके उनकी बॉडी के अंदर से काफी सारे पॉइजनस इंसेक्ट बाहर निकलने लगते हैं। जो नजारा देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि आखिर उन लोगों ने ये क्या देख लिया। और जैसे ये पॉइजनस इंसेक्ट यहाँ से भागने की और बचने की कोशिश करने लगते हैं तो फिर अब तुरंत ही वहाँ पर सामने आ जाते हैं वो ड्रैगन टोड्स जो कि इन सारे के सारे पॉइजनस इंसेक्ट को खाते जा रहे थे ताकि वो यहाँ से निकलकर किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके। इन टोड्स की बॉडी इतनी ज्यादा इम्यून होती है कि वो काफी आसानी के साथ में इन पॉइजनस इंसेक्ट को पचा सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे जैसे करके ये इंसेक्ट खत्म होने लगते हैं तो ये टोड्स तो ग्रैंड मदर की बॉडी के पास में भी जाने लगते हैं क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज्यादा इंसेक्ट मौजूद थे। प्रिंसेस जैसे उनके पास में जाने लगती है तो चिन्मू उनको रोक लेता है कि अभी ऐसा मत करो क्योंकि अब यहाँ पर काफी तेजी के साथ में और भी जितने इंसेक्ट रह गए थे वो भी बाहर निकलने लगते हैं ग्रैंड मदर की बॉडी से। जो नजारा देखने में भी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था क्योंकि जैसे ही जब आखिरी वाला इंसेक्ट बचा हुआ था तो उसे भी वो टोड खा जाता है और आखिरकार ये पॉइजन खत्म हो ही जाता है। जहाँ पर अब सेविकाओं ने तुरंत ही खिड़कियों को खोल दिया था जिसकी वजह से जैसे ही धूप आती है तो जो फूल यहाँ पर पॉइजन की वजह से मुरझा गए थे वो जैसे के तैसे हो जाते हैं। और अब चिन्मू प्रिंसेस से कहता है कि तुम जाकर अपने ग्रैंड मदर को देख सकती हो। प्रिंसेस जैसे उनके पास में पहुंचती है तो वाकई में वो पूरी तरीके से ठीक हो गए थे, बल्कि उनकी बॉडी के अंदर एक नई ऊर्जा आने की वजह से अब तो वो ब्यूटीफुल भी लगने लगती है, जो कि अब अपनी आंखों को खोलकर अपनी एक नई जिंदगी को देखती है। जिनके सामने प्रिंसेस, डॉक्टर और डिवाइन डॉक्टर तीनों ही मौजूद थे। वो डॉक्टर्स भी शॉक हो जाते हैं कि सच में इस लड़के ने तो इनका इलाज कर ही दिया। लेकिन चिन्मू को तभी इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि रह गया है। हम लोग एक जगह पे एक छोटे से इंसेक्ट को देख पाते हैं जो कि इन सारी की सारी चीजों के ऊपर नजर रख रहा था। चिन्मू समझ जाता है कि ये जरूर से उसी का है जिसने ग्रैंड मदर की बॉडी में ये पॉइजन डाला होगा, जिसे वो पहले तो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही एक टोड उसको खाने के लिए जाता है तो उस इंसेक्ट को टच करने की वजह से वो टोड ही जान से मारा जाता है। यानी कि ये वाला जो इंसेक्ट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो कि अब तुरंत एक खिड़की के रास्ते से होते हुए बाहर निकल गया था, जिसे यहाँ से जाते हुए देखकर चिन्मू समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया होगा। वही तो है जिसने जानबूझकर मदर क्वीन को इन्फेक्ट किया था पॉइजन से। जिसके बाद अब हम लोगों को रात के समय में दिखाया जाता है चिन्मू और मदर क्वीन को, जो दोनों ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं और उनके पीछे कुछ सेविकाएं भी जा रहे थे। मदर क्वीन चिन्मू से कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, और वैसे आपकी जो रिफाइनिंग करने की स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा गजब की है, जिनको देखकर मुझे किसी की याद आ गई थी कि मैं ये नजारे और टेक्निक्स को पहले भी कहीं पर देख चुकी हूँ। बताने लग जाती है कि ये सब कुछ मैंने देखा था असल में जेड फेस वाले पॉइजन किंग के पास में, जो कि एक ऐसे मास्टर थे जिनके पास में ना जाने कितने ही तरीके का पॉइजन मौजूद था। वो इस दुनिया में पाए जाने वाले हर एक पॉइजन का इलाज जानते थे, वो भी आज से 200 साल पहले। जो बात सुन के चिन्मू शॉक होते हुए कहता है कि क्या आपने वाकई में जेड फेस वाले पॉइजन किंग को देखा था? जो बात तो अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग होती है, क्योंकि फिर तभी मदर क्वीन कहती है कि हाँ ऐसा हुआ था, क्योंकि फिर मेरे एम्परर की मौत हो जाने के बाद मैंने एक बार उनको देखा था, जिसके बाद फिर मैं सीक्रेटली कई बार उनसे मिली भी थी। मैं सच बताऊं तो मैं असल में पॉइजन किंग से प्यार करने लगी थी। जो बात सुनकर तो चिन्मू के चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। मदर क्वीन कहते हैं कि लेकिन
आखिर इसके बारे में किसने ही सोचा था। मैं जिससे प्यार कर रही हूँ और जो पॉइजन किंग है वो सेम पर्सन ही है। और इस चीज के बारे में सबको पता चलने की वजह से, उनका फेस रिवील होने की वजह से न जाने उस समय पर कितनी ही औरतों के दिल टूट गए थे ये बात जानकर कि इतना ज्यादा हैंडसम दिखने वाला लड़का है पॉइजन किंग। जो बात सुनकर चिन्मू शॉक रह जाता है और ये कहने लगता है कि क्या वाकई में मेरे फार्मासिस्ट ग्रैंडपा की एक और पर्सनैलिटी थी, यानी कि वो एक ही इंसान थे और प्रिंस के साथ साथ पॉइजन किंग भी थे। मदर क्वीन ये कहने लग जाती है कि उस पॉइजन किंग का फिर सबसे पहला जो डिसाइपल है वो कहलाया था लिटिल पॉइजन किंग, जिसको जाना जाता था फू युआन किंग के नाम से। और वही बंदा था जिसने अचानक से अपने मास्टर यानी कि पॉइजन किंग की आइडेंटिटी को ही रिवील कर दिया था, जिसके ऐसा करने की वजह से हजारों ही एनिमीज उनके पीछे पड़ गए थे उनकी जान लेने के लिए। उस समय पर वो मेरे पास में थे, मैंने उनसे कहा था कि मैं उनकी जान बचा सकती हूँ अगर वो चाहे तो। मैं उन्हें हर एक मुसीबत से बचा सकती थी और मेरी ही जैसे ना जाने कितनी ही औरतें थी जो कि उनको बचाना चाहते थे। जो बात जानकर चिन्मू ये कहने लगता है कि क्या वाकई में मदर क्वीन मेरे फार्मासिस्ट ग्रैंडपा के प्यार में पड़ गए थे, जिनके साथ साथ और भी काफी सारी औरतें थी जो कि उनको चाहते थे। चिन्मू कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे फार्मासिस्ट ग्रैंडपा इतने ज्यादा रोमांटिक होंगे। मदर क्वीन बताती है कि लेकिन उन्होंने ना तो मेरी बात को माना और न ही बाकी के लोगों की बात को माना और वो आखिरकार हम लोगों को छोड़कर चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। जिसके बाद फिर मेरी जो बॉडी है वो करप्ट हो गई थी 1000 मैकेनिज्म पॉइजन से। और इस पॉइजन के साथ में रहते हुए मुझे ना जाने कितने ही दशक बीत गए और ये वही पॉइजन था जो कि मेरे लवर के ही हाथों से निकला था। जो बात सुनकर थोड़ा सा चिन्मू सोचता है और ये कहने लगता है कि मदर क्वीन क्या आपको ऐसा लगता है पॉइजन किंग ने खुद से ही आपको पॉइजन दिया होगा, आपकी ऐसी हालत की होगी? मदर क्वीन कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि वो तो ऐसा कर भी नहीं सकते मेरे साथ में। लेकिन अगर मैं बात करूं लिटिल पॉइजन किंग के बारे में तो वो बिल्कुल मेरे साथ में ऐसा कर सकता है। मुझे तो ऐसा सुनने में आया था कि जो लिटिल पॉइजन किंग है वो असल में नेशनल मास्टर का रिफ्यूजी बन चुका था, वो उनका गुलाम बन गया और उसी लिटिल पॉइजन किंग ने मुझे पॉइजन दे दिया था। और ये सब कुछ असल में उसने किया था नेशनल मास्टर के कही गई बातों की वजह से, क्योंकि असल में नेशनल मास्टर ये चाहता है कि मैं उसके कामों के बीच में कुछ भी ना कहूँ। और अब हम लोग उस लिटिल इंसेक्ट को देखते हैं जो कि असल में पहुंच जाता है अपने मास्टर यानी कि लिटिल पॉइजन किंग के पास में। जो बंदा तो देखने में ही काफी ज्यादा खतरनाक लगता है और वो उस इंसेक्ट से यह कहने लगता है कि चलो बताओ जरा कि आखिर तुमने क्या देखा। तो उसकी आंखों में ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मदर क्वीन के पॉइजन को असल में सॉल्व कर दिया है एक यंग मैन ने, जिसके बारे में पता लगने की वजह से वो लिटिल पॉइजन किंग कहने लग जाता है यान कांग के नेशनल मास्टर से, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे मास्टर यानी कि रियल वाले पॉइजन किंग का नया डिसाइपल यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि उसके ही पीछे यहाँ पर बैठा हुआ होता है नेशनल मास्टर। लिटिल पॉइजन किंग नेशनल मास्टर से कहता है कि मुझे बताइए क्या हमें किसी दूसरे पॉइजन को यूज करना चाहिए। तो नेशनल मास्टर जो कि यहाँ पर अपने इंजरीज को हील कर रहे थे वो ये कहने लगते हैं कि नहीं, अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब असल में मेरे और मदर क्वीन के बीच में कोई भी मसला नहीं है। मुझे जो कुछ भी करना था मैं कर चुका हूँ, क्योंकि उसने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया था। वो मेरे खिलाफ खड़ी हो गई थी केवल और केवल अपने बेटे की राजगद्दी को बचाने के लिए, जिसकी ऐसा करने की वजह से एम्परर को भी मुझ पर शक होने लगा था, जिसकी वजह से फिर मैंने तुमसे कहा था कि उसे पॉइजन दे दो। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं तो केवल उसे तड़पाना चाहता था, जो कि मैं कर चुका हूँ। और मैं उसको कोर्ट में होने वाले पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहता था, जो कि मैं कर भी चुका हूँ, ताकि एम्परर केवल और केवल मेरी बातों पर फोकस कर सके, मैं जो भी उनसे कहूँ वो कर सके। और मैं जिस रिफॉर्म पॉलिसी को लेकर आया हूँ उसको मानने के लिए ज्यादातर कोर्ट तो तैयार हो ही चुके हैं, यहाँ तक कि जितने भी रिबेलियस सेक्ट थे वो सभी के सभी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, यानी कि मेरा जो ग्रैंड प्लान है वो पूरी तरीके से सेट हो ही चुका है। और अब ऐसा करने से ना तो मदर क्वीन मुझे रोक पाएगी और ना ही किसी और के अंदर इतनी ताकत है कि वो मुझे रोक सके। और वो लिटिल पॉइजन किंग तैयारी कर रहा था नेशनल मास्टर को बचाने की। तभी फिर अब हम लोग मदर क्वीन को देख पाते हैं जो कि ये कहने लगती है कि असल में नेशनल मास्टर मुझे पॉइंट करना चाहता था, मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। जो सब कुछ वो करने के बारे में वो काफी समय से सोचते आ रहा था और उसने ये किया भी। और ये सब कुछ उसने केवल और केवल इस वजह से किया होगा क्योंकि मैं उसके कुछ डिसीजंस के खिलाफ थी। उसको ये लगा कि मैं उसके रिफॉर्म वाले प्लान के बीच में कांटा बन रही हूँ, जिसकी वजह से उसने मुझे कई सालों के लिए बेड पर डाल दिया ताकि मैं कुछ भी ना कर सकूं। चिन्मू कहता है कि अगर ऐसी बात है, आपको सब कुछ पता है, तो आपने इसके बारे में एम्परर से शिकायतें क्यों नहीं की? मदर क्वीन चिन्मू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है एम्परर को इनके बारे में पता नहीं होगा? एम्परर इन सारी की सारी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। सच्चाई तो यह है कि जब तक नेशनल मास्टर का प्लान पूरी
तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो जाता, हमारी फैमिली पावरलेस है और यही तो वो रीजन है जिसकी वजह से एम्पर ने तुम्हें यहाँ पर आने दिया मुझे डिटॉक्सिफाई करने के लिए। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है वो केवल प्रिंसेस की बातों में आकर तुम्हें नहीं मारते, तुम्हें जान से छोड़ देते। तुम्हारी मौत तो उसी वक्त हो जाती जब तुमने नियमों को तोड़ा था। लोगों को पीछे छोड़ जाना ये तो सबसे बड़ी गलती है गॉड्स की। और 1000 मैकेनिज्म पॉइजन का जो क्रिएटर है वो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है। इसी वजह से मैं इस बात को भी अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारा जो मास्टर है वो है जेड पॉइजन किंग। क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर वो डाजू के अंदर कैसा है, अब वो क्या करता है? तो जिनमें कहता है कि वो एकदम ही ठीक है और वो आज भी अपनी पॉइजन प्रैक्टिसेस को करते हैं। जो बात सुनकर मदर क्वीन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं और वहीं पर ही बैठ जाती है। क्वीन जिन मुझसे कहती है कि मुझे ये बताओ जरा, क्या उन्होंने तुम्हें खुद से ही भेजा था मेरी जान बचाने के लिए? आज भी वो मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो पहले करता था? क्या आज भी मैं उसके दिल में हूँ? जिनके प्यार को देखकर तो चिन्मो भी थोड़ा सा भावुक हो गया था और वो ये कहने लगता है कि मदर क्वीन तो अब कुछ ज्यादा ही सोच रही है। मदर क्वीन चिन्मो से कहती है कि लिटिल डिवाइन डॉक्टर आप थक गए होगे इसलिए अब आप जाकर आराम कर लीजिए, लेकिन मेरी बात को कान खोलकर सुन लो कि तुम्हें अब एकदम ही चौकन्ना रहना होगा क्योंकि तुमने मुझे डिटॉक्सिफाई किया है, यानी कि तुमने डिटॉक्सिफाई किया है लिटिल पॉइजन किंग के पॉइजन को, जो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी वजह से अब वो तुम पर नजर रखेगा और तुम्हें टारगेट बनाने की कोशिश करेगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम अपने आप का ख्याल रखना। जैसे कि चिन्मो उनको ग्रीट करते हुए यहाँ से चला जाता है और वो सोच रहा था लिटिल पॉइजन किंग के बारे में। जिसके बाद फिर हम लोगों को अगले ही सीन में अब दिखाया जाता है यानकांग के नेशनल मास्टर को, जिसके पास में पहुंच जाता है लिटिल पॉइजन किंग, क्योंकि असल में वही इनका इलाज कर रहा था, वो इनकी इंजरीज को ठीक कर रहा था। वो कहता है कि आप अपने ग्रैंड प्लान पर फोकस करो और मैं फोकस करता हूँ अपने कुछ पर्सनल मैटर के ऊपर। वो तभी अपने कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट को डाल देता है नेशनल मास्टर की बॉडी के ऊपर, जो कि उनकी बॉडी से इम्प्योरिटी को एब्सॉर्ब कर रहे थे। लिटिल पॉइजन किंग उनसे कहता है कि वैसे तो लगभग आप पूरी तरीके से ठीक होने ही वाले हो और स्टारलाइट को कलेक्ट करने के लिए अब मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। और अब वो यहाँ से बाहर जाते हुए अपने मन में ये कहते जा रहा था कि मेरा जूनियर ब्रदर आ चुका है, यानी कि अभी तक ये बंदा चिन्मो की बात कर रहा था ना कि नेशनल मास्टर की। लिटिल पॉइजन किंग कहता है कि जब मेरा जूनियर ब्रदर यहाँ पर आ चुका है तो एक सीनियर ब्रदर होने के नाते मैं उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाऊंगा? बिल्कुल मुझे उसके पास में जाना होगा क्योंकि मेरे मास्टर ने उसको यहाँ पर भेजा होगा। नेशनल मास्टर कहते हैं कि तुम कहीं पर भी जाओ लेकिन तुम्हें अब संभल के रहना होगा। भले ही मदर क्वीन चाहकर भी मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगी, लेकिन अगर वो चाहे तो तुम्हें चींटी की तरह मसल सकती है और वो तुम्हें खत्म कर सकती है। तुम्हें ये तो बिल्कुल भी नहीं समझना है कि मदर क्वीन बेवकूफ है, वो एक बहुत ही ज्यादा शातिर औरत है और डेफिनेटली उसने तुम्हारे जूनियर ब्रदर की आइडेंटिटी को भी गैस कर लिया होगा। वो समझ गई होगी कि ये बच्चा कौन है और उसका मास्टर कौन होगा। वो अब केवल और केवल तुम्हारा सामने आने का इंतजार करेगी और तुम्हारे सामने आते ही तुम्हें मार देगी। जो बात सुनकर लिटिल पॉइजन किंग कहने लग जाता है कि आप ही ने मुझसे उसको पॉइजन देने के लिए कहा था। जो बात तुम मदर क्वीन भी जानती है, फिर आकर वो आपको मारने के बजाय मुझे मारने के लिए क्यों आएगी, जबकि मेरी तो उसके साथ में कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। आखिर मेरी इतनी बुरी किस्मत कैसे हो सकती है? जो बात सुनकर नेशनल मास्टर कहने लग जाता है लिटिल पॉइजन किंग से, क्या तुम ये भूल गए हो कि उसकी असल में रिलेशनशिप थी तुम्हारे मास्टर के साथ में, यानी कि पॉइजन किंग के साथ में, और तुमने उसकी आइडेंटिटी रिवील की थी जिसकी वजह से वो उससे दूर हो गया था। तो वो डेफिनेटली अपने प्यार का बदला तुमसे तो लेना ही चाहेगी। और अगर मैं तुम्हारे मास्टर यानी कि जेड पॉइजन किंग के बारे में बात करूं तो वो रहता है अभी डाजू के अंदर और अभी हाल ही में एम्ब्रा का स्टूडेंट बना है, डाजू से निकला हुआ एक आउटकास्ट। तो मुझे ये बताओ जरा कि आखिर तुम्हारा जूनियर ब्रदर कौन हो सकता है? ये तो तुम समझ ही चुके होगे। और वो चिन्मो को मारने के लिए प्लान भी बना चुका था, जिसके फिर अगले ही सीन में हमें काफी सारे डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जिनके साथ में वे यांग और चिन्मो भी जा रहा था और ये सारे के सारे अपने साथ में वुडन स्वॉर्ड्स को लेकर जा रहे थे। और अभी ये लोग असल में पहुंच जाते हैं स्वॉर्डमैनशिप पवेलियन के सामने। चिन्मो के पास में यहाँ पर कोई भी स्वॉर्ड नहीं होती, तो वे यांग उसको स्वॉर्ड देते हुए कहने लगता है कि आज का जो लेसन है वो है स्वॉर्ड टेक्निक्स का, इसीलिए अंदर चलो जरा देखते हैं कि आखिर कौन सा मास्टर है जो कि हमारी क्लास लेगा। जैसे कि वे सभी के सभी लोग जैसे ही पवेलियन के अंदर एंटर कर जाते हैं तो यहाँ का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और सामने की तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे कि सितारे चमक रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में कोई सितारे नहीं होते बल्कि होते हैं स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई स्वॉर्ड्स, जिनका मुकाबला ये सारे के सारे डिसाइपल करने लग जाते हैं और काफी गजब के तरीके से अपने पावर्स को यूज करते हुए दिखाया जाता है चिनियों को। यहाँ पर ज्यादातर डिसाइपल तो उन स्वॉर्ड का शिकार बन जाते हैं और इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि वे यांग भी टिक नहीं
पाता, यून जियांग भी टिक नहीं पाती। थोड़ी देर बाद तो चिनियो की भी हालत खराब हो जाती है, वो भी इसके सामने टिक नहीं पाता और वो तभी देखने लग जाता है चिन्मू को, जो कि एक जगह पे खड़ा हुआ सारे के सारे स्वॉर्ड अटैक्स को डॉज कर रहा था। उसकी स्किल बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है और वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है। चिन्मू कहने लगता है कि यानी कि ये असल में था पवेलियन मास्टर के द्वारा एक वार्निंग शॉट, जहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल नीचे पड़े हुए थे सिवाय चिन्मू के। वो स्वॉर्ड मास्टर तुरंत की तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने मयान के अंदर डाल लेते हैं। चिन्मू ये सोचने लगता है कि जब उसकी स्वॉर्ड जी ही इतनी ज्यादा शार्प है तो उसकी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। और यहाँ पर इस पवेलियन के अंदर जो मास्टर बैठे हुए होते हैं उनको कहा जाता है स्वॉर्ड एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल, जो कि कोई और नहीं बल्कि असल में होते हैं स्वॉर्ड शैनशैंग, जिन्हें देखकर तो चिन्मू एकदम ही शॉक हो जाता है क्योंकि असल में ये बंदा होता है उसी के ही सेक्ट से। चिन्मू कहता है कि ये तो असल में मेरे ही सेक्ट के स्वॉर्ड टीचिंग हॉल मास्टर है। मास्टर तभी सभी डिसाइपल से ये कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को स्वॉर्ड टेक्निक के एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छे तरीके से अंदाजा हो ही गया होगा। तो मास्टर कहते हैं कि क्या तुम लोग ये जानते हो कि असल में लाइट को रखने का मतलब क्या होता है, जिससे कि सामने तुरंत ही चिनियो आता है और ये कहने लगता है कि एक सेज के अंदर 3 स्वॉर्ड्स होती हैं, जिनमें से पहली वाली जो होती है वो लाइट को कंटेन करती है और जब भी कोई इसको देखने की कोशिश करता है तो वो इनविजिबल हो जाती है और जब वो मूव होती है तो उसके बारे में ये पता लगाना ही इम्पॉसिबल है कि आखिर हमला किस साइड से होगा और जब ये किसी ऑब्जेक्ट के पास में से होकर गुजरेगी तो उसे इसके बारे में पता तक नहीं लगना चाहिए। जिसकी इन ज्ञान भरी बातों को सुनकर पीछे जो डिसाइपल खड़े हुए होते हैं वो कहने लगते हैं कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। वे यंग खुद से ये सोचने लग जाता है कि क्या वाकई में लाइट फॉर्म इतनी ज्यादा गजब की होती है, इसलिए वो भी इम्प्रेस हो चुका था और तभी फिर वो मास्टर ये कहने लगते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि जब कोई भी स्वॉर्ड का मूवमेंट उस लेवल तक पहुंच जाता है जिसको कहा जाता है लाइट रियल, और जो कोई भी इसको यूज करते हैं उनको कहा जाता है लाइट स्वॉर्ड गॉड्स। ये लोग इस दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं और मैं तुम लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों का एम्बिशन भी यही होना चाहिए लाइट रियल में पहुंचने का। जो बात सुनकर चिन्यू सामने आता है और वो कहने लगता है कि मास्टर हमें बताइए कि आखिर हम लाइट रियल में कैसे पहुंच सकते हैं। तो वो मास्टर बताते हैं किस तरह एक बार अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की तरफ देखो कि तुम आखिर क्या यूज कर रहे थे मेरे अटैक के खिलाफ में, तुम में से केवल एक को छोड़कर मैं किसी से भी खुश नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम लोगों से यह कहना चाहूंगा कि तुम लोगों को सबसे पहले अपनी बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक को ही रीप्रैक्टिस करना होगा। जो बात सुनकर कुछ डिसाइपल से कहने लग जाते हैं कि हम लोगों ने तो बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक को ना जाने कितने समय पहले प्रैक्टिस कर लिया था, क्योंकि वो चीज तो सबसे पहले सिखाई जाती है, फिर आखिर अब हम लोग दोबारा से उसी चीज को ही क्यों सीखे। तो वो मास्टर कहते हैं कि तुम लोगों को इस स्वॉर्ड टेक्निक के बेसिक्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जरा एक बार मेरी इस बात को सोचो कि अगर तुम्हारा फाउंडेशन ही सॉलिड नहीं होगा फिर आखिर तुम्हारा बिल्डअप कैसे स्ट्रांग हो सकता है, तुम्हारे कोई भी स्वॉर्ड टेक्निक किसी भी काम में नहीं आएगी। मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं एक बार मिला था स्पिरिचुअल फेटिस्ट रियल वाले एक छोटे से लड़के से और उसने अपने केवल इनक्रेडिबल लेवल की सॉलिड फाउंडेशन की मदद से उसके साथ में फाइट की थी, तो उसने केवल मुझे अपने वुडन स्वॉर्ड की मदद से ही हरा दिया था, जो कि किसी और की नहीं बल्कि असल में चिन्मू की ही बात कर रहा था। मास्टर कहते हैं कि उस वक्त मुझे ये समझ में आ गया था कि स्वॉर्ड टेक्निक्स का बेसिक कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सारे के सारे स्कॉलर शॉक हो जाते हैं ये जानकर कि आखिर ऐसा कौन बच्चा होगा जिसने इन मास्टर को हरा दिया था। जिनकी बातों को सुनकर चिन्मू थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है क्योंकि ये लोग उसी के बारे में ही तो बात कर रहे थे। वो मास्टर अब तभी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और ये कहने लगते हैं कि तुम सभी को अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करना होगा मुझे हराने के लिए, जिससे कि सारे के सारे डिसाइपल तैयार हो जाते हैं और अपनी अपनी बेसिक स्वॉर्डमैनशिप को यूज करने लगते हैं। लेकिन वो मास्टर चिन्मू को अपने साइड वाले हॉल में बुलाते हैं कुछ बात करने के लिए, जो चीज देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। उसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।